राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, ये वीडियो है लेक्चर नंबर 3 हमारे एनटीपीसी सीरीज का। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? रैम, कैश, हार्ड डिस्क या फिर रजिस्टर। आपके पास 3 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हार्ड डिस्क। जो हमारा हार्ड डिस्क है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। बाकी रैम, कैश और रजिस्टर जो है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच टाइप ऑफ रैम इज फास्टर, यानी रैम का कौन सा प्रकार तेज होता है? एस रैम, डी रैम, रोम या फिर पी रोम। तो सबसे पहले आपके पास 3 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें इसका आंसर नहीं भी पता हो, फिर भी हम अपना चांस कैसे बढ़ा सकते हैं इसका सही आंसर देने का। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे रैम के बारे में बात की है, तो ये तो रोम है, यानी ये तो गलत ही होगा। फिर यहाँ पे भी ईपी रोम, यानी ये भी गलत होगा। यानी अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी, यानी हमारे 50% चांसेस ऑलरेडी बन चुके हैं कि 50% हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अब सबसे पहले आंसर ए की तरफ चलते हैं। दरअसल रैम के 2 तरीके होते हैं। रैम सबसे पहला होता है एस रैम, फिर होता है डी रैम और बाकी सारे भी तरीके होते हैं जैसे सिंक्रोनस डी रैम, डीडीआर, ऐसे और भी होते हैं, बट मेनली 2 तरीके होते हैं, एस रैम और डी रैम। जिसमें से एस रैम जो हमारी होती है वो फास्टर होती है डी रैम से। एस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, डी रैम को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। दरअसल एस रैम में फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स और डी रैम में क्या लगता है? कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स। अब इनके फास्ट होने का कारण क्या है? दरअसल इसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी बनी रहती है, मतलब हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ रिफ्रेश। यहाँ पे हमारे साथ एक इशू है डी रैम में कि यहाँ पे हमें कंटिन्यू रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, यानी हमें बार बार इलेक्ट्रिसिटी भेजनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डी रैम थोड़ा सा स्लोअर हो जाती है एज कम्पेयर टू एस रैम। इसीलिए कभी कभी एस रैम को कैश बनाने के भी काम में आ जाता है, जबकि डी रैम हमेशा रैम बनाने के लिए ही काम आती है। फिर तीसरा है अरेंज द थिंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ी स्टोरेज रहेगी। तो आपके पास 3 सेकंड है इसको उत्तर देने के लिए। दरअसल इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा केबी, एमबी, जीबी। 1024 बाइट्स इज इक्व टू 1 KB, 1024 बाइट्स इज इक्व टू 1 MB और 1024 बाइट्स बोल दिया। 1024 KB इज इक्व टू 1 MB और 1024 MB इज इक्व टू 1 GB। तो इसलिए सबसे छोटी केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपके पास 3 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। एमएस वर्ड, विंडोज, एक्सेल या पावर पॉइंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विंडोज। दरअसल सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, ड्राइवर्स और आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा विंडोज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। अब और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? लाइनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपने एंड्रॉयड तो पक्का ही चलाया होगा, वो होता है आईओएस, एप्पल वाले आईओएस जानते हैं। तो और भी बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? क्या विंडोज है, लाइनक्स है, मैक ओएस है या डॉस है? आपके पास 3 सेकंड है आंसर देने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइनक्स। लाइनक्स को दरअसल 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह ओपन सोर्स है, यानी इसका कोड आप लेके मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे आप जिस भी तरीके से हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल, यानी एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है?
.xls, .docx, .ppt या .txt। आपके पास 3 सेकंड है आंसर देने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज docx। दरअसल इसके पहले जो एक्सटेंशन यूज होता था वो होता था doc. अभी अगर माइक्रो इनेबल्ड के लिए पूछे तो docm, ये माइक्रो इनेबल्ड के लिए हो जाएगा। अब अगर आपसे टेम्पलेट के लिए पूछे तो टेम्पलेट के लिए आप लिखेंगे dotx, ये टेम्पलेट के लिए होगा। अगर आपको टेम्पलेट और माइक्रो इनेबल्ड पूछे तो DOTM, ये कौन सा है? ये है टेम्पलेट माइक्रो इनेबल्ड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो एक्सटेंशन है उन्हें याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? आपके पास 3 सेकंड है आंसर देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है .xlsx। दरअसल इसके पहले .xls यूज हुआ करता था। अभी अगर आप बात करें कि अगर आपको टेम्पलेट के लिए यूज करना है तो XLTX यूज होगा टेम्पलेट के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन, यानी पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? आपके पास 3 सेकंड है। क्या ये PPTX है, XLSX है, DOCX है या PDF है? तो इसका जो करेक्ट एक्सटेंशन है वो है PPTX। अगर आप इसके पहले वाले वर्जन की बात करें तो .ppt था, ये बाइनरी था, और ये वाले XML बेस्ड एक्सटेंशन हैं जिसके आखिरी में X लग जाता है। उसके बाद अगर आप टेम्पलेट बेस की बात करें तो ये हो जाता है POTX, यानी टेम्पलेट बेस्ड एक्सटेंशन है। उसके बाद अगर बात करें तो POTM, ये माइक्रो इनेबल्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बूटिंग आफ्टर शट डाउन इज कॉल्ड, शट डाउन के बाद चालू करना क्या कहलाता है? क्या ये वार्म बूटिंग कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है, सॉफ्ट बूटिंग कहलाता है या फास्ट बूटिंग कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कोल्ड बूटिंग। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में भी समझाया हुआ है वो बूटिंग प्रोसेस के बारे में। दरअसल जब हम किसी भी चीज़ को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, और अगर हमने रीस्टार्ट कर दिया यानी कोई भी चीज़ पहले चालू थी वापस से इसको शट डाउन करके रीस्टार्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या था? शट डाउन है तो कोल्ड बूटिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता रीस्टार्ट तो रीस्टार्ट में हो जाता वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एंटीवायरस इज यूज्ड फॉर, एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए होता है? आपके पास 3 सेकंड है। क्या ये डेटा स्टोरेज के लिए होता है, वायरस रिमूवल के लिए होता है, टाइपिंग के लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए होता है? तो दरअसल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वायरस रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ए वैलिड यूआरएल, इसमें से कौन सा वैलिड यूआरएल है? google.com, google@.com, http:// google comma.com। तो जो वैलिड यूआरएल है वो है www.google.com। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी अलग अलग नेटवर्क को कौन जोड़ता है? आपके पास 3 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। स्विच, राउटर, हब या रिपीटर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राउटर। राउटर इसका करेक्ट आंसर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो जो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है वो राउटर ही होता है। अगर यहीं पे डिफरेंट नोड्स आ जाता तो नोड्स के लिए आप हब का इस्तेमाल कर सकते थे, नोड्स या फिर कंप्यूटर की। मान लीजिए अगर 20 कंप्यूटर है तो आप हब से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू, यानी स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स किससे जुड़े होते हैं? क्या ये बस से जुड़े होते हैं, सेंट्रल हब से, रिंग से या केबल से? तो अगर मैं बस की बात करूं तो ऐसे नोड्स जुड़ी रहती है, एक सीधी सीधी लाइन वो वायर चली जाती है, उससे नोड्स जुड़ती चली जाती हैं। अगर मैं रिंग की बात करूं तो एक गोले गोले के आकार की लाइन मतलब केबल बन जाती है। यहाँ पे हर एक नोड्स उससे ऐसे ही टोकन और रिंग के फॉर्म में जुड़ जाते हैं। अगर मैं स्टार की बात करूं तो एक मेन मशीन रहेगी, उससे अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं। तो अब अगर आप ये थर्ड वाला डायग्राम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एक सेंट्रल हब है।
तो स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस सेंट्रल हब से जुड़ी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एफटीपी इज यूज्ड फॉर। एफ2पी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 सेकंड है, आप मुझे फटाक से आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फाइल ट्रांसफर। अगर आप एफटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो वो खुद में ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको इसके फुल फॉर्म से ही ये समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर फाइल ट्रांसफर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, बीसीसी स्टैंड फॉर। बीसीसी ये ईमेल का टॉपिक है। आपके पास 3 सेकंड है इसका करेक्ट आंसर देने के लिए। क्या ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, बेसिक कॉपी है, बाइनरी कॉपी है या बैकअप कॉपी है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसकी प्लेस पे एक और होता है इसी की तरह सिमिलर, सीसी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रीडू शॉर्टकट। रीडू की शॉर्टकट कुंजी है कौन सी? आपके पास 3 सेकंड है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एस। तो जो रीडू की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई। ये होती है कट की, ये होती है अंडू की, ये होती है सेव की। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड शॉर्टकट। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है? आपके पास 3 सेकंड है, क्या कंट्रोल एफ, ये क्या कंट्रोल जी, क्या कंट्रोल एच, क्या कंट्रोल डी। तो जो फाइंड का शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट की कौन सा है? रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन ए कंट्रोल एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल आर, ऑप्शन सी कंट्रोल एच, ऑप्शन डी कंट्रोल पी। तो कंट्रोल एफ से ऑलरेडी हम फाइंड का बता चुके हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है जो फाइंड, या तो रिप्लेस पूछ ले या तो फाइंड एंड रिप्लेस पूछ ले, फाइंड एंड रिप्लेस। तो दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एच। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एच। एचटीएमएल इज, आप मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में एचटीएमएल का फुल फॉर्म बताइए। आपके पास 3 सेकंड है इसका फुल फॉर्म बताने के लिए। एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना तो ये प्रोग्रामिंग है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना ही किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, यानी सीपीयू किन भागों से मिलकर बनता है? 3 सेकंड है आपका इसका आंसर देने के लिए। क्या ये एएलयू और सीयू से मिलकर बनता है? क्या ये रैम और रोम से मिलकर बनता है? क्या इनपुट या आउटपुट डिवाइस से मिलकर बनता है या हार्ड डिस्क से मिलकर बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एएलयू और सीयू। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के। 21, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, यानी रो और पंक्तियों का मिलना क्या कहलाता है? क्या टेबल कहलाता है, क्या सेल कहलाता है, क्या बॉक्स, क्या डेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेल। यानी जहां पे भी रो और कॉलम मिलते हैं उस पॉइंट को सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रो और कॉलम मिले, ये भी सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। यानी जितने भी टेबल में जितनी भी बॉक्सेस रहते हैं उनको हम सेल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रो इन ए टेबल इज कॉल्ड, यानी टेबल में पंक्ति को क्या कहते हैं? क्या फील्ड कहते हैं, क्या रिकॉर्ड कहते हैं, क्या कॉलम कहते हैं, क्या डेटा कहते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रिकॉर्ड। दरअसल अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें जितनी भी रोस हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्ड, और जितनी भी कॉलम्स हैं इसको बोलते हैं फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम इज कॉल्ड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बोल्ड शॉर्टकट कौन सा है? आपके पास 3 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस एल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस बी, ये बोल्ड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस यू ये होता है अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस एल होता है, लिए होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इटैलिक के लिए कौन सा होता है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा कि इटैलिक का क्या शॉर्टकट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25 मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक क्वेश्चन पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन्हें भी इसका आंसर ना मिले वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें,
ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझा सकूँ और आपको मुझे मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। ये लेक्चर नंबर 3 था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लेक्चर 4 का इंतज़ार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।